हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा और ये हम कर रहे हैं वीडियो केमिस्ट्री क्लास 11th का यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो देख लें, क्योंकि इससे पहले के जो भी टॉपिक्स है वो मैंने उसमें कवर किए थे, अच्छे से कवर किए थे। आपको पूरे टॉपिक्स लिखे हुए मिल जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख लें। आपको प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, और मैं ऊपर आई बटन पे भी आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि आपको इस चैनल पे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के 11th-12th दोनों क्लासेस के हैंड रिटेन नोट्स जो हैं, जो कि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, वो मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यूनिट 1 जो है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द कंटेन्स सर्टेन्स लॉज कॉल्ड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो केमिकल रिएक्शंस है वो कुछ लॉज के अकॉर्डिंग ही होते हैं, वही क्या होते हैं आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं। तो आपका ये लॉज जो है वो है, पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये तो आपको पता होगा मे बी कि मैटर जो है वो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऑन अ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, किसी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन में। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जितना मास आपका रिएक्टेंट का होगा उतना ही आपका किसका होगा, प्रोडक्ट का। आपको मे भी पता होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। जो आपका किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड लिखा होता है जिसकी साइड एरो होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट। तो इसका एग्जांपल है व्हेन मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल है आइस और वाटर का। अ पीस ऑफ आइस इज टेकन इन अ स्मॉल कॉनिकल फ्लास्क, इट इज़ वेल कॉक्ड एंड वेट, ठीक है। एक आइस का पीस जो है वो एक कॉनिकल फ्लास्क होता है कॉनिकल, उसके अंदर लिया और उसको बंद कर दिया और उसका वज़न मेज़र किया गया। द फ्लास्क इज़ नाउ हीटेड जेंटली टू मेल्ट द आइस, उसको धीरे से हीट किया गया ताकि वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाए। फिर क्या किया कि द फ्लास्क इज़ अगेन वेट, दोबारा उसको वजन किया गया। तो इट इज़ फाउंड दैट देयर इज़ नो चेंज इन द वेट थ्रू फिजिकल चेंज। तो उसमें क्या देखा गया कि उसमें कोई भी फिजिकल चेंज की वजह से उसका वेट जो है वो चेंज नहीं हुआ। फिर सेकेंड लॉ आता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। In a chemical compound, the elements are always present in a definite proportion by mass. तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आपका प्योर वाटर है, ऑब्टेन फ्रॉम वॉट एवर सोर्स, ठीक है। किसी भी सोर्स से आप वाटर लो, जैसे कुएं से, रिवर से, लेक से, सी से, विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो आप पानी किसी भी सोर्स से लो, उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स होगा, कितना, 1:8 बाय मास। यही क्या कहलाता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स देन द masses ऑफ वन ऑफ द following which combined with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another, ठीक है। जब दो एलिमेंट जो है वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, एक फॉर्म करने के लिए केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर bear a simple ratio to one another। तो दो आपके कोई भी आप मान लीजिए एलिमेंट्स है वो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन और जो एक है वो फिक्स है और एक क्या है, उसका वेट जो है वो मास जो है वो वेरी कर रहा है। तो जिसका मास जो वेरी कर रहा है वो जो आपस में क्या करेंगे, वो एक फिक्स रेशियो
बनाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल से समझिए, जैसे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया, वाटर 18 ग्राम बना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, ये फिक्स है, हाइड्रोजन कितना है, फिक्स है। हमने फिर 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, ठीक है, उसमें 16 था, इसमें 32 लिया, कितना बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना आपका कितना, 34 ग्राम। तो यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन है वो कितना वेरी कर रहा है, उसका मास 16 और 32, तो और हाइड्रोजन क्या है, वो फिक्स है। तो जो ये ऑक्सीजन है 16 और 32, वो क्या करेंगे, आपस में एक सिंपल रेशियो बनाएंगे, जैसे कि 16:32 कितना बनाएगा, 1:2। तो यही क्या है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। द रेशियो ऑफ द masses of two elements A and B which combine separately with a fixed mass of the third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine डायरेक्टली विद ईच अदर। तो रेशियो जो है मासेस का, 2 एलिमेंट्स का, ए और बी का, जो कि अलग से सेपरेटली ए अलग और बी अलग कंबाइन होते हैं किससे, थर्ड एलिमेंट सी से, इज़ आइदर सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो। दोनों क्या होंगे, या तो सेम या सिंपल मल्टीपल में होंगे एक रेशियो के बाय मास के, विद विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। जितना ए और बी डायरेक्टली कंबाइन होके क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे इसका एग्जांपल से समझेंगे कि द एलिमेंट सी एंड ओ, ठीक है, सी एंड ओ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट एच, ठीक है, थर्ड एलिमेंट एच। तो यहाँ पे सी और ओ क्या है, कंबाइन होते हैं सेपरेटली अलग अलग हाइड्रोजन से टू फॉर्म CH4 और H2, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा CH4 और H2 एंड CH4 एंड दे कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर टू फॉर्म CO2। और जब दोनों डायरेक्टली कंबाइन होंगे कार्बन और ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करेंगे, CO2, ठीक है। तो इन CH4 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 पार्ट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। CH4 में क्या है कि 12 पार्ट जो है कार्बन का बाय मास, वो क्या है 4 से हाइड्रोजन बाय मास से कंबाइन है। और वहीं हाइड्रोजन में क्या है कि 2 जो हाइड्रोजन है वो 16 ऑक्सीजन से कंबाइन है। और यहाँ जब देखेंगे कि जो मास ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन का है, तो वो जब कंबाइन होते हैं आपस में, वो क्या है, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 12 and 32 है, ठीक है, मतलब 12 ऑफ कार्बन और 32 किसका, ऑक्सीजन का, सच दैट दे आर इन अ रेशियो 12:32, कितना 3:8 में। इन CO2 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन डायरेक्टली विद 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन सच दैट दे कंबाइन डायरेक्टली इन द रेशियो 12:32 और 3:8 जब डिवाइड करेंगे, विच इज़ द सेम एज द फर्स्ट रेशियो, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट रेशियो के बिल्कुल बराबर है। तो ये क्या हो गया आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर है आपका फिफ्थ गेल-यूज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स विच बी आर अ सिंपल रेशियो, ठीक है, जब गैसेस कंबाइन होते हैं तो वो एक सिंपल रेशियो में होते हैं टू वन अनदर एंड द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ दीज आर आल्सो गैसेस प्रोवाइड ऑल मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स आर डन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनको जब मेज़र करेंगे इनका तो वॉल्यूम वो क्या होगा, मेजरमेंट जितनी भी है वॉल्यूम्स की वो सेम कंडीशन और टेम्परेचर और प्रेशर में की जाएंगी। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स एंड द रिएक्टेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज सिंपल, कितना 1:1:2। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर it could be explained the law of chemical combination by weight but fail to explain the law of gaseous volume। तो ये क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को तो एक्सप्लेन कर रहे थे लेकिन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर है आपका
Why do atoms of the same or different elements combine at all to form molecules? ठीक है, why do atoms of same or different elements, सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो कंबाइन क्यों होते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए? इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। और इन्होंने अल्टीमेट पार्टिकल्स जो है एलिमेंट और कंपाउंड के उनमें कोई भी डिफरेंस भी नहीं बताया था। मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या थी? द मेन पॉइंट्स ऑफ द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आर एटम्स इज नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिविजुअल। ठीक है, तो एटम को अब इंडिविजुअल कंसिडर नहीं कर रहे थे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, और सेम एलिमेंट के जो एटम्स है उसका हो सकता है अलग अलग एटॉमिक मास हो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मास, और उसका सेम एटॉमिक मास भी हो सकता है। द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन with one another may be fixed or integral multiple may not always be simple। तो जिस रेशियो में डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वो हो सकता है कि फिक्स भी हो या इंटीग्रल हो, और हो सकता है कि वो सिंपल ना हो। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में होते हैं। एटम इज़ नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल, और वो अब इंडिस्ट्रक्टिबल भी नहीं रहे। फिर है आपका एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस या प्रिंसिपल। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बोला है कि इक्वल वॉल्यूम, सभी गैसेस का अगर इक्वल वॉल्यूम ले सेम कंडीशन पे टेम्परेचर और प्रेशर में, तो उसके अंदर जो होंगे मॉलिक्यूल्स भी इक्वल नंबर पाए जाएंगे। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। तो आपका एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस सच दैट एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 while दैट ऑफ ओजोन इज 3। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सब्सटेंस के, जैसे एग्जांपल देखें कि एटॉमिसिटी कितनी है ऑक्सीजन की 2, और वहीं पे ऑक्सीजन की कितनी है 3। सेकेंड है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इसको आप अलग अलग फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं, जैसे सब लिखे हुए हैं। मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस भी हो सकता है अपॉन में मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो आपका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। फिर थर्ड है आपका टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये डिफरेंट रिलेशनशिप है, जैसे मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, इसको आप 2 इंटू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एच.टी.पी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 एट एच.टी.पी। तो इसके ये अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। मॉलिक्यूलर मास आपका हो जाएगा मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एच.टी.पी। आपका एटॉमिक मास जो है वो है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है एक एलिमेंट का? वो होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर। कितने नंबर ऑफ टाइम्स है एक एटम किसी एलिमेंट का वो हैवी है कार्बन 12 से। वन एटम एटॉमिक मास यूनिट AMU जिसे बोलते हैं इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। फिर एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। तो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास जो है हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल अबंडेंस से। तो फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ अ पर्टिकुलर आइसोटोप। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका फ्रैक्शन होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स का जो कि किसी आइसोटोप में कंप्राइज हो।
फिर है आपका एवरेज एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप एंड देयर corresponding mass number. Gram atomic mass. The atomic mass of an element expressed in grams is called gram atomic mass. तो एटॉमिक मास जैसे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 AMU। तो ग्राम एटॉमिक मास इसका क्या हो जाएगा? 16 ग्राम। सिंपल था। फिर है आपका मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन सब्सटेंस is the number of times the molecule of a substance is heavier than 1/12 of mass of an atom of carbon 12 isotope। तो molecular mass भी क्या है? ये आपका number of times जो molecule है किसी substance का वो heavier है 1/12 mass of an carbon 12 isotope के। फिर the molecular mass of a substance is the average relative mass of its molecular as compared with an atom of carbon 12 isotope। फिर ग्राम मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स ग्राम मॉलिकुलर मास। जैसे आपका मॉलिकुलर मास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है? 98.0 U। इसका ग्राम मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 98.0 ग्राम। फिर है आपका एवोगैड्रो नंबर। तो इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम of the element or the number of molecules present in 1 gram of the substance। तो किसी 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? जैसे एवोगैड्रो नंबर n होता है वो कितना होता है? इसका वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। फिर है मोल्स इन टर्म ऑफ मास। तो मास के टर्म में मोल देखते हैं। अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक और ग्राम मॉलिकुलर मास इफ द सब्सटेंस इज मॉलिकुलर। तो 1 मोल क्या होता है? वो उसके ग्राम मॉलिकुलर मास के इक्विवेलेंट होता है। जैसे आपका 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर देखते हैं। तो अ मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द सब्सटेंस इज मॉलिकुलर। तो अगर मॉलिकुलर है तो एवोगैड्रो नंबर हो गया, और अदरवाइज कितना सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन है एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम में, अगर एटॉमिक है तो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ़ मोल ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा? 6.022 एटम्स इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये आपका इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सेम सोडियम में एंड सेम H2O में 1 मोल की बात हो रही है। अब मोल इन वॉल्यूम देखते हैं। तो इन केस ऑफ गैसेज अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैस विच हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, और सेम 1 मोल ऑफ CO2 गैस कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो ये डिफरेंट टर्म्स में मोल थे आपके। मोल कंसेप्ट ऑफ फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो a mole of an ionic compound is defined as that number of the substance which has mass equal to gram formula mass or which contains Avogadro number of formula unit। तो आयनिक कंपाउंड का मोल कैसे डिफाइन होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास। मोल ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो इसमें देखिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl हो गया, और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 Na पॉजिटिव आयंस हो गए, और इसमें इतने ही Cl नेगेटिव आयंस हो गए। एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल कंपाउंड विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the atoms of the various elements present in one molecule of the substance। तो एम्पेरिकल फार्मूला आपका हो गया केमिकल फार्मूला जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो में किसी भी एटम के लिखा जाए वेरियस एटम्स के लिए, जो कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड में प्रेजेंट हो। मॉलिकुलर फार्मूला।
द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है, जो ट्रू फार्मूला रिप्रेजेंट करे। इट एक्सप्रेसेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो आपका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, वेयर n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और अगर n की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मॉलिकुलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला मास होगा। और मॉलिकुलर मास ऊपर भी बताया था 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसका ये एग्जांपल है, देख लीजिए आप। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इतना होता है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो भी कॉमन होगा होल नंबर उसको आप बाहर ले लीजिए। जैसे सब में क्या है 6 कॉमन है, तो इसका जो फाइनल एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH2O, ठीक है। होप कि आपको अब समझ में आया होगा कि मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस है। और इट मीन्स 1 एटम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट फॉर एवरी 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मास ऑफ H2O, ये तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। जैसे कार्बन का 12 U होता है प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1.0 U प्लस ऑक्सीजन का 16.0 U प्लस कर देंगे तो 30 U बन जाएगा। फिर है आपका लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट। तो द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड देन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट विच हैज़ रिएक्टेड कम्प्लीटली, ठीक है। तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो रिएक्टेंट जो कि पूरा कम्प्लीटली रिएक्ट हो चुका है। द रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो वही रिएक्टेंट क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम कम्प्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। और जो नहीं हुआ पूरा कंज्यूम, पूरा रिएक्ट नहीं किया, वो क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट। अब है आपका मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। तो ये आपका सिंपल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर है आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, आप ध्यान से देखना। मोलैरिटी क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैपिटल M से करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलैरिटी क्या होता है, देखिए डिफरेंस। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg, ठीक है, ध्यान देना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं है, ऊपर क्या था आपका 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है। इसमें क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपका होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। आपका आता है फिर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है आपका, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट in the solution is equal to the number of moles of that component divided by the total number of moles of all the component, ठीक है। तो किसी भी कंपोनेंट का आपका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, वो किसके इक्वल होता है, उसी कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द होल कंपोनेंट। जैसे आपका एग्जांपल देखते हैं, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट का कितना मोल है, N2, और सॉल्वेंट का N1। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का फाइंड करना होगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे, N2 जो कि क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 जो कि क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। और वही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करने को बोलो तो सेम प्रोसेस है, आपको ऊपर क्या लिखना है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि N1 है अपॉन में N1 प्लस N2। और एक और चीज़ कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। और जो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन होते हैं दोनों का सम कितना होगा, दोनों ही नहीं, अगर कितने भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को आप प्लस करेंगे उसका सम हमेशा 1 आएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया हो, और नहीं भी हुआ हो तो आप ये नोट से देख सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार पढ़ सकते हैं। और अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना और इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी चैप्टर्स के भी आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं,
और आप टेलीग्राम जो कि है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो में।